एक ही सबसे बड़ा अक्यूज्ड नाम है जिनके वजह से पापा ने ये कदम उठाए हैं, वो है प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। उद्धव ठाकरे जी, पवार साहब पे मुझे विश्वास है, मुंबई पुलिस पे विश्वास है, महाराष्ट्र सरकार पे विश्वास है। सारे इन एंड आउट जिस तरह से नोट्स में हमें नोट पढ़ाया गया था, जिस तरह से हमने नोट पढ़ा और जिस तरह से सारी चीज़ें पापा ने लिखी थी पिताजी ने, वो सब हमने इन डिटेल गए, इससे काफ़ी टाइम लगा एफआईआर के लिए। फिर जाके हम कंक्लूजन में आए कि एक ही सबसे बड़ा अक्यूज्ड नाम है जिनके वजह से पापा ने ये कदम उठाए हैं, वो है प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल, और उनके साथ काफ़ी अधिकारियाँ भी हैं। ये प्रफुल्ल जी के पास अभी क्या है? ही इज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक है यहाँ के। अच्छा। दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। और उनके साथ अधिकारियों में काफ़ी लोग हैं। संदीप कुमार जो डीएम है, एज ए कलेक्टर हो गया। पूर्व एसपी यहाँ पे थे, वो भी दमन में है, शरद दराड़े। अपूर्व शर्मा इज अ रीजनल डेप्यूटी कलेक्टर, आरडीसी है। और उनके साथ एक दो पॉलिटिशियंस के नाम भी है और पुलिस वाले के भी नाम भी है। ये मेन अक्यूज उनके नाम है। फिर ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी नाम और ये किए जाएंगे, नाम बाहर आएंगे। सो ये जो मेन अक्यूज है, उनकी वजह से ये पापा ने ये कदम उठाए, उन्होंने नोट में भी लिखा है। और मैंने भी जैसे नोट के हिसाब से सारी डिटेल्स भी जो निकाले हैं मैंने, बिकॉज ये चीज़ 1-2 महीने की थी, जो सब चल रहा था, उनको जो हैरेस किया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जा रहा था, ये करीबन 16-18 महीने से साजिश चल रही थी। कंस्पिरेसीज थी इसमें काफ़ी सारे, करीबन 40-50 मुद्दे हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, काफ़ी उनको मेंटली टॉर्चर किया गया था। तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया। इंडिपेंडेंट जीते थे गोवा से लेके आप पंजाब, मतलब जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स है, वो एक ही है। हमारे पास पिताजी एक ही नॉन बीजेपी या फिर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट एमपी जी। और प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल ऑलरेडी पॉलिटिकल पर्सन थे। जब पहले आईएएस आते थे, एक निष्पक्ष यहाँ पे सरकार होती थी, मतलब निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन जब से 2016 के बाद प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल आए, सिर्फ बीजेपी की बातें होती थी, बिकॉज ये ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं बीजेपी के, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर स्टेट गुजरात 2010 से 12। सो उनको ये काफ़ी खटकती थी कि ये इंसान, ये प्रतिनिधि इंडिपेंडेंट कैसे जीता, निर्दय कैसे जीता। सो उन्होंने एक टारगेट कर दिया था कि इनको ह्यूमिलेट करो, हैरेस करो, पब्लिकली इंसल्ट करो, ताकि वो 2024 यानी अगले इलेक्शन तक वो खड़े ही नहीं रहे और हार जाए और पब्लिकली यही बदनाम भी हो जाए। काफ़ी कंस्पिरेसीज की थी उनको बदनाम करने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, आसाम में डाल दिया, जिन पे एक भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। कंस्पिरेसीज ये बनाई कि पापा पे क्रिमिनल चार्जेस रखने के। 35 साल में पापा पे, पिताजी पे एक भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे, ना एफआईआर, ना कोई नहीं, ना हमारे फैमिली पे। काफ़ी कंस्पिरेसीज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी कि उनको बदनाम किया जाए, जेल में डाला जाए, ताकि उनका नाम खराब हो, उनका नाम डिफेम हो। तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ज़्यादा वो नर्वस हो गए थे कि इस तरह से अगर मुझे बदनाम किया जाए तो फिर मेरे जीने का मतलब क्या है। तो फिर वही फ्रस्ट्रेशन में वो ज़्यादा ये नर्वस हो गए थे। फिर जाके उन्होंने स्टेप उठा लिया, ताकि अगर मुझे न्याय ऐसे नहीं मिले, मेरे प्रदेश को न्याय नहीं मिले। ये पहले सबसे पहली चीज़, ये लड़ाई थी लोगों की लड़ाई। 2019 आप सारे पोर्टल पे, आप पार्लियामेंट के पोर्टल पे आप देखोगे, इनिशियली जो लड़ाई शुरू हुई थी वो लोगों की लड़ाई थी। इसमें जंगल जमीन की बात हो, ट्राइबल एरिया जंगल जमीन की बात हो, घर आवास योजना की बात हो, या फिर लोगों को खाद्य सुरक्षा की बात हो, जिसमें 1-2 रुपए में उनको खाने मिलता है, वह ट्राइबल की छुट्टी की बात हो,
करीबन 25 से 30 इश्यूज आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेंगे जो पापा ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात की थी। तब जाकर प्रशासन को ऐसा भी लगा कि ये सारी चीज़ें ये एग्जीक्यूट पार्लियामेंट से करेगा और या फिर हम करेंगे, पार्लियामेंट से करवाएगा या फिर हमें करना पड़े तो ये पब्लिकली और पॉपुलर हो जाए। वो प्रशासक नहीं चाहते थे। तब जाके उन्होंने लोगों का काम बंद ही कर दिया। इनफैक्ट लोगों की ज़मीन हड़प लेना, दुकान तोड़ देना, रास्ते बढ़ाने के लिए लैंड एक्वायर कर लेना, सबको नौकरी में से निकाल देना, ये सारे मुद्दे पापा ने पार्लियामेंट में उठाए थे। ये चीज़ ये प्रशासन को पसंद नहीं आई। तब जाके ये पर्सनल लड़ाई हो गई। फिर हमारे कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेना, फिर हमारे घर पे अटैक करना, हमारे एसेट्स पे अटैक करना, हमें एक्सटॉर्शन करना, हमें बदनाम करना, ये सारे मुद्दे पापा को बहुत परेशान किया और वो बहुत नर्वस हो गए। उनको ऐसे इस तरह से सराउंड किया गया है कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। आपने जो जिन 40 मुद्दों की बात की थी, हाँ, वो उसमें प्रमुख रूप से कौन सा थे? सॉरी, 40 मुद्दों की बात की थी, आपने कहा कि कुछ ऐसे 40 एक मुद्दे हैं हाँ, जिनके लिए पापा को खारिज किया जा रहा था। नहीं 40 मुद्दे लोगों के थे, लोगों के थे जिनकी वजह से जी लोगों के प्रति काम करना था उनको, लोगों के लिए काम करता, वो लोगों के लिए हमेशा सोचते थे। हमें ऐसे देखे जाए हम फैमिली सेकंड, पहले लोग उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन वे फिर उन्हें ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, लोगों का काम करूँगा, पार्लियामेंट में बोलूँगा, उतना ही लोग को परेशानी होगी, प्रशासक नहीं करेंगे, करना हो तो भी नहीं करेंगे, उनको ऐसा लग गया था। डैडी ने अपना अंतिम समय महाराष्ट्र स्टेट में पड़ोसी राज्य में बिताया उन्होंने, तो क्या उनकी यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के प्रशासन पर उनको भरोसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। उन्हें ये स्टेप इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने नोट में भी लिखा है कि मुझे यहाँ के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और ये महाराष्ट्र इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे जी, पवार साहब तो मुझे विश्वास है, मुंबई पुलिस पे विश्वास है, महाराष्ट्र सरकार पे विश्वास है कि ये जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ ये लोगों के लिए है और यहाँ मुझे भी न्याय मिलेगा और लोगों को भी न्याय मिलेगा। तो आपने उद्धव जी से भी क्योंकि पहले भी यहाँ पे 2 सुसाइड केस हो चुके हैं प्रफुल्ल पटेल के कार्यालय में, उनके प्रशासक के कार्यालय में 2 सुसाइड ऑलरेडी हो चुके, 2 ऑफिसर और एक IAS ऑफिसर ने भी रिजाइन दिया है, रियास ले लिया है, क्योंकि इनको इतना प्रेशराइज किया जाता है और वो 2 सुसाइड केस ऐसे रफा दफा किया गया है कि कोई एक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि खुद के डिपार्टमेंट, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, पुलिस उनके अंडर आती है, पुलिस को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि उन्होंने पर्सनल चीज़ों के लिए सुसाइड किया है, लेकिन हकीकत बाहर आती ही नहीं। इतनी तानाशाही यहाँ पे, इसलिए उन्होंने स्टेप ये बॉम्बे के जाके उन्होंने ये स्टेप लिया, तो उन्होंने सुसाइड नोट पे भी लिखा। जी, अभी आपने उद्धव जी से मुलाकात की है, हाँ, तो महाराष्ट्र पुलिस हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनको लेकर आपको क्या लगता है? 15 दिन उनके साथ मैं टच में था। देशमुख साहब ले लो आप, होम मिनिस्टर हैं, ठाकरे साहब से हम पर्सनल मिले, हमें पवार साहब से, अजित पवार साहब से भी मिले, हम शरद पवार साहब से भी मिले, दोनों पे हमें बहुत विश्वास है, हमें सरकार पे विश्वास है, हमें CM, DCM, HM पे विश्वास है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया है कि डेलकर साहब की ये बलिदान हम ऐसे व्यर्थ नहीं होने देंगे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और हमारा परिवार और मेरे माता जी को हमें भी पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और हमें विश्वास भी है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे और पिताजी का ये बलिदान पे हमें न्याय मिलेगा। अभिनव जी, ये जो प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ के, आपको क्या लगता है, क्या उनका कोई संरक्षक है जो उनको उच्च स्तर से संरक्षण दे रहा है, या फिर किसी ने उनको सोच समझ के उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया होगा कि भैया डेलकर जी को आप किसी ने पॉसिबिलिटीज है, ये चीज़ मैं इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ूंगा, काफ़ी चीज़ें पुलिस के अंदर है, जैसे जो एंड टाइम पे जो उनको ट्रिगर किया था ये स्टेप उठाने के लिए, वो फ़ोन कॉल्स कैसे आए थे, क्या आए थे, वो अभी तक हमें पता नहीं, हम भी अंधेरे में। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहा हूँ ताकि हमें भी पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ है
जिनको इतना हद तक उनको ट्रिगर किया। उनके ऊपर के लोग हैं, उनकी पर्सनल उनकी सोच थी, क्या थी, उनको इन्वेस्टिगेशन में बुलाएंगे, बातें बाहर आएगी। हम फैमिली थे, लेकिन पिताजी ने काफ़ी चीज़ हमसे भी छुपाई, काफ़ी चीज़ें हमें सुसाइड नोट से मिली है, और हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हमें और वो चीज़ें पता चलेगी।